दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बताएगा कि हमारे को जो सेल मिलते हैं, जो बाज़ार में सेल मिलते हैं, तो वो बनते कैसे हैं, उनके पीछे जो पूरा मैकेनिज़्म होता है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और एक सेल बनाने के लिए लोग कैसे सोचे, मतलब कैसे उन लोगों ने ये सोचा कि 2 कंपार्टमेंट होने चाहिए, एक एनोड होना चाहिए, एक कैथोड होना चाहिए, एक ही से क्यों नहीं बनाया उन्होंने, 2 चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका पूरा हम मैकेनिज़्म जानने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत आराम से और पेशेंस से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे आप, मेरे को पूरी उम्मीद है, आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं समझ सकते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बेसिकली जो मेरा मुद्दा रहेगा वो आपको यही समझाना रहेगा कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, फिर उसके बाद कैसा सॉल्ट ब्रिज होना चाहिए, सॉल्ट ब्रिज चूज़ करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और किसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो सेल होते हैं उसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या अहम रोल होता है, किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए अपना आज का थ्योरी ये शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम इस तरीके से सोचें कि तब क्या होता जब एक सिंगल कंपार्टमेंट होता हमारे सेल में। ठीक है, तो अगर सिंगल कंपार्टमेंट होता तो मैं उसका एग्जांपल लेती हूँ। जैसे एक आपके सामने एक हाफ सेल है। ठीक है, हाफ सेल में इलेक्ट्रोड मेरा जिंक का है और उसी का सोल्यूशन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या पूरी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई इलेक्ट्रोड अपने सोल्यूशन में डिज़ोल्व होता है तो वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड है तो वो क्या करेगा, अपने सोल्यूशन में डिज़ोल्व है तो ये क्या करेगा, लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना लेगा, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रोड है जब अपने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डिज़ोल्व होता है, जिंक अपने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डिज़ोल्व होगा तो इस तरीके के आयंस बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का इसने यहाँ पर आयंस बना लेगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि मेटल जब अपने एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व होता है तो वो स्प्लिट होता है उसके आयनिक फॉर्म में। ये उसकी आयनिक फॉर्म हो गई। अब देखिए क्या होगा, सोल्यूशन में देयर आर Zn+2 आयंस। सोल्यूशन में कौन कौन से आयंस है, एक तो Zn+2 आयन है और सिर्फ एक ही Zn+2 आयन है क्योंकि और तो कोई है नहीं। अब हमने एक ही कंपार्टमेंट लिया है। तो अब देखिए क्या होगा, मेरा जो जिंक है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है और Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। Zn2+ की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, एक टाइम पे ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारे सोल्यूशन में, मतलब इलेक्ट्रोड लूज़ करे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन करे जा रहा है और Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो अब इससे क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो अब मेरा रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड जानी शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम बाद एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम के आने से क्या होगा, जब मेरी इसकी कंडीशन, इसकी कंसंट्रेशन एक टाइम पे बढ़ चुकी है तो अब मेरा रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा, उल्टा भागेगा। उल्टा भागेगा तो मतलब क्या होगा, अब जिंक जो है इलेक्ट्रॉन खा के, मतलब जो Zn2+ आयन है ये इलेक्ट्रॉन खा के जिंक में कन्वर्ट होगा। अब ये उल्टा हो रहा है। अब देखिए एक चीज़ अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से आपको समझ आ रही होगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ इतने पोर्शन में ही घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन जब बाहर फ्लो करेगा कहीं पे, इलेक्ट्रॉन जब बाहर तार के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू बाहर फ्लो करेगा तब जाके तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या करंट मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है ना, बस इन्हीं में ही आपस में ही कंज्यूम होता जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहीं से यहीं तक नाच रहा है, इतने से इतने बीच में ही रह रहा है, तो करंट हमें मिलेगा ही नहीं। ये एक कंडीशन कैसी हो जाएगी, थोड़े टाइम बाद ये पूरा स्टॉप हो जाएगा, आपका जो सेल है वो वर्क करना ही बंद कर देगा और आपका। तो अब देखिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कि मेरा इलेक्ट्रॉन बस वहीं तक सीमित ना रह जाए, वो और भी आगे जाए ताकि मुझे एक अच्छा खासा करंट मिल सके, इस वजह से हमने क्या किया, एक दूसरा कंपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया जहाँ पर हमने एक कैथोड
इलेक्ट्रोड मतलब उस तरीके का आपको इलेक्ट्रोड चूज़ करना है। जो आपका जो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा, जो कंपार्टमेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, कैथोड। उसका नाम हमने कैथोड दे दिया। तो उसका अब देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ये मेरा एनोड था, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा। अब यहाँ पर मुझे एक ऐसा कंपार्टमेंट चाहिए या ऐसा मटेरियल चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर ले, बहुत तेज़ी से अपने पास इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर ले। इसका मतलब जो यहाँ का जो रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल जैसा कि पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर जो लोग नए हैं उन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसको वीडियो को देखिएगा। मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है, आप उसको देखना। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है मैंने उसमें बताया है। तो देखिए वो क्या करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा होगी वही इसको अपने पास खींचेगा। अगर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम होगा, इससे इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा, है ना। बट हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ लाना है, उसको घुमा के इधर लाना है। तो अब क्या होगा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं जो एनोड है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी लेस देन कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो अब देखिए वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें एक ऐसा कैथोड का कंपार्टमेंट चूज़ करना है जहाँ पे जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल मस्ट बी ग्रेटर देन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो एनोड में हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था, अब देखिए एनोड में हमारे पास प्रेजेंट क्या है, एक तो जिंक है और एक Zn+2 है। जिंक तो इलेक्ट्रॉन खाएगा नहीं क्योंकि ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है। कौन इलेक्ट्रॉन को खाएगा, Zn+2। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली है कि जो कैथोड में जो इलेक्ट्रोड होना चाहिए या जो भी सोल्यूशन होगा वहाँ पे कैथोड में जो भी चीज़ होगी उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, एनोड के इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से। एनोड का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्यों, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन को खाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रोड है, एनोड पे दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, एक तो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड तो खाएगा नहीं क्योंकि वो तो मेटल है, वो तो कम्प्लीटली फिल्ड है। इलेक्ट्रोलाइट खाएगा। इलेक्ट्रोलाइट के जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैथोड वाले से कम होना चाहिए, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा एक्सटर्नली थ्रू द कनेक्टिंग वायर वो वहाँ पर ट्रैवल कर सके, उस कनेक्टिंग वायर के थ्रू ट्रैवल कर सके, और इट कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन एनोडिक कंपार्टमेंट। मतलब जो मेरा एनोडिक कंपार्टमेंट है वो उस इलेक्ट्रॉन को ना खाए, बल्कि वो जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो मेरा अच्छे से ट्रैवल कर सके, ऐसे इस तरीके से, और वो यहाँ पर आके कंज्यूम हो जाए। फिर उसके बाद अब यहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉन को खाएगा कौन, मेरे कैथोड में कौन कौन प्रेजेंट है, कॉपर है और कॉपर सल्फेट है। कॉपर तो मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन खाएगा नहीं, कौन खाएगा, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में क्या होता है, Cu+2 और SO4 2-। SO4 2- तो क्या है, वो तो ऑलरेडी अनायन है, उसके पास तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो खाएगा नहीं। डेफिशिएंसी कहाँ पर होती है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कौन खाएगा, Copper+2। Copper+2 ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिले हैं मुझे, जिंक से। जिंक के दो इलेक्ट्रॉन को खा के क्या बना लेगा, कॉपर। कॉपर ये क्या होगा, एक मेटल। तो देखिए इस प्रकार ये हमारी रिएक्शन हो रही है। तो एनोड पे जो मेरा लेफ्ट साइड पर है यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। जो जिंक था उसने अपने एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा, वो इलेक्ट्रॉन मेरे पूरे माइग्रेट करके यहाँ से गए, कॉपर सोल्यूशन में आए। कॉपर सोल्यूशन पे मेरे पास कॉपर इलेक्ट्रोड है और कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड तो वो मेरा मेटल है, वो तो पूरा कम्प्लीटली फिल्ड है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं खाएगा। तो कौन खाएगा, Copper+2, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये Copper+2 कहाँ से मिला है मुझे, एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस सोल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट का। बहुत अच्छे से समझ आ गया है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो किससे पता चल रहा है, इससे। ये इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है वो थोड़ा बहुत जो भी पोटेंशियल या फिर करंट जनरेट होता है उसको मेजर करता है। अब देखिए एक चीज़ है, अब यहाँ पर मेरा ये पूरा एक सेटअप है जो आप सामने देख रहे हैं, दो कंपार्टमेंट्स हैं, दो हाफ सेल्स हैं, एनोड और कैथोड।
अब एक टाइम क्या है मेरे पास, मैंने यहाँ पर एक बल्ब भी लगा दिया है, लेट्स से मैंने यहाँ पर बल्ब लगा दिया है, या फिर मैं गैल्वेनोमीटर हटा के यहाँ पर एक बल्ब लगा देती हूँ, ये मेरा बल्ब है, ठीक है। इस तरीके से करंट जा रहा है, बल्ब जल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से क्या होगा, मेरी बल्ब क्या होगी, ग्लो करेगी। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा, कुछ टाइम बाद बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हुई, वो बंद हो गई, ठीक है, उसके बाद वो जली ही नहीं। अब उन लोगों के मन में हो गई टेंशन कि भाई अभी तक तो बल्ब जल रहा था, अब अचानक से क्या हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है। फिर उन्होंने क्या चीज़ रियलाइज़ करी कि जो हो रही है हमारे सेल्स में वो तो एक केमिकल रिएक्शन ही है, केमिकल रिएक्शन ही हो रही है ना। यहाँ पे जिंक जो है Zn2+ बना रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके कॉपर+2 ले रहा है। लेकिन एक चीज़ जो है केमिस्ट्री में, अब आप देखिए कॉपर+2 जो है वो इलेक्ट्रॉन खा के क्या बना रहा है, कॉपर। तो मेरा जो कैथोड है वहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कॉपर की। किसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, कॉपर+2 की। एनोड पे मेरी किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, Zn+2 की। किसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, जिंक की। अब आप जैसे यहाँ पे कॉपर+2 की कंसंट्रेशन मेरी डिक्रीज़ हो रही है, तो एक टाइम आएगा कि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो किसकी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, SO4 की। जब मेरा कॉपर+2 सोल्यूशन में से सारा ही कॉपर मेटल बना लिया, मतलब वो क्या होगा, वो यहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब मेरे सोल्यूशन में क्या पड़ा होगा, यहाँ पर क्या पड़ा होगा सबसे ज़्यादा, SO4 सल्फेट, सल्फेट पड़ा होगा, ठीक है, सल्फेट पड़ा होगा। तो अब क्या होगा, जो मेरे थोड़े बहुत समझ लो, अगर पहले 20 कॉपर+2 थे, अगर मेरे Cu+2 20 थे, तो अब मेरे 5 बचे हैं, Cu+2 5 बचे हैं, और 20 मेरे क्या बचे हैं, SO4 क्योंकि ये तो कहीं गया ही नहीं, ये तो यहीं है। अब देखिए 20 SO4 है और 5 Cu+2 हैं, तो अब मेरे क्या होगा, एक सॉल्वेशन हो जाएगी, सॉल्वेशन हो जाएगी, किसकी सॉल्वेशन होगी, कॉपर+2 की। मतलब कॉपर को सारे सल्फेट ऐसे घेर के बैठ जाएंगे। अगर कॉपर को सारे सल्फेट ऐसे घेर के बैठ जाएंगे तो क्या होगा, मेरा जो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है उसको कौन कंज्यूम करेगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर+2 को तो सबने सराउंड कर लिया, सारे सल्फेट ने उसको सराउंड करके रख लिया है यहाँ पर। तो अब देखिए क्या होगा, इस वजह से जो मेरी रिएक्शन है वो मेरी स्टॉप हो गई, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसी चीज़ इन दोनों को कनेक्ट करके लगा दें, जो मतलब मेरी जो कंसंट्रेशंस जो हैं, मेरे आयंस की जो कंसंट्रेशन है जहाँ पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, उनको मतलब न्यूट्रलाइज कर सके, उनको मतलब उनका ध्यान रख सके। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है जो कि इनकम्प्लीट है, तो वही पीछे वाली चीज़ है, वही मैंने यहाँ पर कंटिन्यू करी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे थोड़े टाइम बाद क्या होगा, कॉपर+2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी और SO4 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, मेरे कॉपर+2 को, जो कॉपर+2 सोल्यूशन में है, उसको सारे सल्फेट आयन सराउंड कर लेंगे, सॉल्वेशन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे Zn+2 आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, SO4 आयंस की कंसंट्रेशन घट रही है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पर क्यों आ रहा था इस कंपार्टमेंट में, इसलिए आ रहा था क्योंकि वहाँ पर कॉपर+2 था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था, जो इलेक्ट्रॉन्स को खा रहा था। बट यहाँ पर तो कॉपर+2 को किसने बाउंड्री में भर लिया है, यहाँ पर क्या कर लिया है, बाउंड्री में सल्फेट आयंस ने उसको ट्रैप कर लिया है। तो अब कॉपर+2 खा नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन खाएगा, Zn+2 क्या करेगा, ये अपने ही कंपार्टमेंट में अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को फिर से खाना शुरू कर देगा। इस वजह से जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर माइग्रेट नहीं कर रहे थे, और मेरा जो बल्ब है वो ऑफ हो गया था, वो ग्लो अब नहीं कर रहा था। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा सॉल्ट या फिर कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करें जो इनमें जो आयंस हैं, यहाँ पर जो इंक्रीज या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन हो रहा है, इसको बैलेंस कर ले या इसको मैनेज कर ले। मतलब अगर मैं कोई ऐसा एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करूँ, जैसे KNO3 हो गया, ये मैंने एक सॉल्ट यूज़ किया,
ठीक है, जिसको मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्रिज कर दिया। ऐसे ही ये मेरा एक सॉल्ट ब्रिज बना दिया, मतलब ये मेरा एक ब्रिज है। जैसे हम पानी पे एक ब्रिज बनाते हैं, वैसे ही मैंने इन दो कंपार्टमेंट के बीच में एक ब्रिज बना दिया। ब्रिज क्यों बनाया? ताकि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर सकें। और इसके अंदर मैंने क्या भर दिया? KNO3, जो मेरे को क्या देगा? K+ और NO3-। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही मेरी यहाँ पर कॉपर +2 की जो कंसंट्रेशन है कम हो रही होगी, तो और यहाँ पर सल्फर SO4 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही होगी, तो मुझे बेसिकली सेल को काम कराने के लिए किसकी ज़रूरत है? कॉपर +2 की, ताकि कॉपर +2 मेरा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को जो आ रहे हैं वो उनको खाता रहे। तो अब SO4 इसको परेशान ना करे। अब क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज अपने K+ को भेज देगा। K+ जब इसके पास भेज देगा तो K+ SO4 ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? K2SO4। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, मेरा Zn2+ आयंस की कंसंट्रेशन जो बढ़ रही है, जो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन है, उसको कौन संभाल लेगा? नाइट्रेट आयन। तो इससे क्या होगा, मेरा जो सॉल्ट ब्रिज है वो जो भी इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी मतलब ऊपर नीचे होता है हमारे आयंस में, जिनकी वजह से मेरा सेल स्टॉप कर देता है काम करना, उसको संभाल लेता है। इसलिए देखिए हमें जो सॉल्ट ब्रिज है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और अब मेरा जो भी मेरा पूरा सेल है, डैनियल सेल, वो कंप्लीट हो गया है विद अ सॉल्ट ब्रिज। तो देखिए ये एक डैनियल सेल है। अब मैं इसको आपको एक अच्छी सी ड्राइंग में दिखाती हूँ डैनियल सेल को। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक डैनियल सेल है। इसमें क्या है? एनोड है और ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है, ये एनोडिक कंपार्टमेंट है। एनोड में क्या है? आपका जिंक इलेक्ट्रोड है और उसका सोल्यूशन है ZnSO4। कैथोड में आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है और उसका सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट। और देखिए इस दोनों को मैंने सॉल्ट ब्रिज से मतलब जोड़ रखा है सॉल्ट ब्रिज से। और देखिए यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है और मेरे कॉपर इलेक्ट्रोड है। ये सब मैंने आपको बता दिया। इन दोनों को हम हाफ सेल्स कहते हैं। अब आपको याद करने का तरीका बताती हूँ, ठीक है? कई बार क्या होता है कि हम लोग एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब आती है ट्रिक की बारी। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या होगी। तो ये एक ट्रिक है याद करने की, एलोन मतलब लोनली, अकेलापन। तो एलोन से आप याद रखेंगे A फॉर एनोड, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, N फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एनोड जो होता है वो लेफ्ट में होता है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो एनोड होता है वहाँ पर नेगेटिव होता है चार्ज और यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव। अब नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर +2 मेरा जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है वो क्या है? Cu+2। अब जैसा मैंने आपको बताया है कि मेरा जो सोल्यूशन है, जब भी मेरा मेटल है कॉपर, जो मेरा एक मेटल है, जब वो उसको मैं CuSO4 उसके एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिज़ोल्व करूँगी, तो वो मेरे को क्या देगा? कॉपर +2 आयंस देगा। तो जैसे यहाँ पर मुझे जिंक +2 आयंस मिल रहे हैं, वैसे यहाँ पर भी तो मुझे कॉपर +2 आयंस मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरा प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे ज़्यादा होने चाहिए, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेरे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे दोस्तों आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जिसको आप बहुत अच्छे से गांठ बांध के रख लीजिए कि जो एनोड है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, जो कैथोड है उस पर हमेशा रिडक्शन होगी। एनोड पर ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कैथोड पे रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमेशा होगी, ये प्रोसेस हमेशा होंगे, हमेशा मतलब हमेशा, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। तो ये एक इनका कॉमन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी हो जाएगा, जो मतलब आपको याद रखना है, ताकि जब हम आगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तो आप उनमें कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, तो ये आप ऑक्सीडेशन के जो प्रोसेस हैं, मतलब जो एनोड है ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड रिडक्शन होगा, इसको आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना है, क्योंकि वहाँ पर जब हम जाते हैं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ये कंफ्यूजन से दूर रहें, इसलिए मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया है और समझा दिया है। आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा, आपको अच्छा से सब आ जाएगा, मेरा विश्वास करिए, आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
कि सॉल्ट ब्रिज का पर्पस क्या होता है और उसके मतलब क्या कंडीशन होती है, कैसे हम एक सॉल्ट ब्रिज को चूज़ करते हैं। क्योंकि ना कई बार IIT JAM में ही इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सॉल्ट ब्रिज का पर्पस क्या होता है। MSQ में दे देते हैं 1 2 3 4 पॉइंट्स डाल के, और आपको उसमें से जो भी सही हैं उससे जो करेक्ट मैच कर रहे हैं उनको आपको टिक करना होता है। इसमें कई बार बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि उनको सारे पॉइंट्स याद नहीं होते हैं। तो मैं आपको जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब यहाँ पे समझा दूंगी, आप उनको अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों बात करते हैं पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब जैसा मैंने आपको अभी थ्योरी में बताया ही है कि सॉल्ट ब्रिज के पर्पस क्या होता है, क्यों चाहिए, हमने उसमें बताया कि वो क्या करता है। बेसिकली जो एक तरफ में जो इंक्रीज या डिक्रीज इन आयन होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि टू रिड्यूस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जिसको हम LJP बोलते हैं। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे क्योंकि उससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है। इट शुड बी इनर्ट, मतलब जो हमारा इसमें सॉल्ट यूज़ होना चाहिए वो इनर्ट होना चाहिए। वो हमारे Zn+2 और Cu+2 इनके साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा जो मतलब बेसिकली इंक्रीज या डिक्रीज है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए ये मेरा शुड नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट कंप्लीट्स द सर्किट को कैसे कंप्लीट करा, जैसा हमने देखा कि उसने क्या करा, एक तरीके से बैलेंस करके रखा हुआ है ताकि मेरा जो बल्ब है वो काफ़ी टाइम तक जल सके और काफ़ी ड्यूरेशन तक वो मेरा यूज़ हो जाए। इसका एग्जाम्पल है KCl AgNO3 NH4NO3। तो अब देखते हैं कि हम सॉल्ट ब्रिज चूज़ करें तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे अहम कंडीशन है कि जो साइज़ ऑफ कटायन और अनायन जो है जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं इट शुड बी कंपेरेबल, मतलब जो Ag+ और NO3- का जो साइज़ है ये कंपेरेबल होना चाहिए। क्योंकि देखिए साइज़ कंपेरेबल होगा तभी तो वो दोनों जल्दी से, अगर कहीं पर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो वो जल्दी से भाग सकते हैं बचाने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा नंबर क्या आता है, वेलोसिटी या आयनिक मोबिलिटी, जो मैंने अभी पहले बात ही करी कि उनकी आयनिक मोबिलिटी भी आसपास होनी चाहिए ताकि जब भी कभी मतलब ज़रूरत पड़े दोनों तरफ, अगर मतलब किसी को एनोड जाना है या किसी को कैथोड जाना है, जैसे K+ और NO3- है। NO3- आपका कहाँ जाएगा, एनोड पे, और K+ कहाँ जाएगा, कैथोड पे। तो ये इक्वल टाइम पे जा सके तो दोनों की स्पीड जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसफरेंस नंबर बेसिकली वो बताता है कि वो चार्ज कितना कैरी कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज कितना कैरी कर रहा है वो भी थोड़ा आसपास होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरा 1:1 है, यहाँ पर भी मेरा 1:1 है, तो ऐसा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ पर K2SO4 नहीं यूज़ कर सकती। K2SO4 क्यों नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि एक पे तो +1 है और एक पे -2 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसफेरेंस नंबर है ये सेम होना चाहिए, मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो दोनों आयंस कैरी करें। तो देखिए दोस्तों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने थ्योरी पढ़ी कि कैसे हम जब सेल बनाने जा रहे थे तो एक कंपार्टमेंट से हम 2 कंपार्टमेंट में पहुँचे, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी एनोड और कैथोड की, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी एक सॉल्ट ब्रिज की, सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, उसका काम क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, और हम कैसे एक अच्छा सॉल्ट ब्रिज चूज़ करते हैं, उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो ये सब आज हमने पढ़ा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी लगती है आप प्लीज़ बिना चिंता के आप मुझे वो चीज़ें बताइए, मैं यहीं पर हूँ, मैं आपकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको सॉल्व करूँगी। ये जो चीज़ें हैं जो भी हमने पढ़ी है ये नेट गेट IIT हर एक में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 12वीं 11वीं का टॉपिक है। ये तो आई गेस कि सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे अपने E0 सेल के बारे में, कैसे हम E0 सेल निकालते हैं, वो कहाँ से आया और उसकी पूरी डेरिवेशन क्या होती है, और कैसे हम नर्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं, वो सब इक्वेशंस जो भी होगी। और हमारे जो हाफ सेल्स होते हैं जैसे गैस इलेक्ट्रोड हो गया, हमारा मेटल आयन हो गया, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हो गया, इनके बारे में भी हम बहुत अच्छे से डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। एक हमारी सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए वो भी हम अच्छे से बात करेंगे। तो तब तक आप देखते रहिए द केमिस्ट क्लब, और मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।